हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पटिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने 111 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 112 से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, जाति को राजनीति का कैंसर किस विद्वान ने कहा है। ये स्टेटमेंट किस विद्वान का है कि जाति को राजनीति का कैंसर किसने कहा है? D.R. गाडगिल ने, रुडोल्फ ने, अब्राहम लिंकन ने या पडिक्कर ने? तो किसने कहा है? हमारा आंसर है D.R. गाडगिल ने कहा। जाति जो है कास्ट जाति अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति जो है पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है। क्वेश्चन बनता है कि कास्टा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पुर्तगाली भाषा से हुई है, कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति, नस्ल या जन्म से लिया जाता है। कास्टा का तात्पर्य क्या होता है कि प्रजाति, नस्ल या जन्म से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता, ये भी क्वेश्चन बना है कि जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो 1665 में एक विद्वान थे, ग्रेसिया डी ओरेटा ने जाति शब्द का पता सर्वप्रथम लगाया था। और ये क्वेश्चन ये भी बना है जाति से संबंधित कि प्रजाति मिश्रण और अनुलोम विवाह को जाति उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानने वाले कौन विद्वान हैं? प्रजाति मिश्रण और अनुलोम विवाह को जाति उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन विद्वान मानते हैं? तो हर्बर्ट रिजले मानते हैं। इन्होंने भी जाति पर काफ़ी गहन अध्ययन किया, हर्बर्ट रिजले ने। तो ये प्रजाति मिश्रण और अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानते हैं। और ये क्वेश्चन ये बना है जाति से संबंधित कि परंपरात्मक सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति किससे हुई, किस वर्ण या व्यवसाय से हुई, मतलब किससे हुई है? परंपरात्मक सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति किससे हुई है? जो परंपरागत सिद्धांत हैं तो उसके अनुसार जाति की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ऑप्शन में रहता है कि वर्ण से, व्यवसाय से, ब्रह्मा से या धर्म से। तो परंपरागत सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। किससे हुई है? ब्रह्मा से हुई है। और ये जाति एक बंद वर्ग है, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। और ये किसका स्टेटमेंट है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि जाति एक बंद वर्ग है, ये स्टेटमेंट किसका है। और ये क्वेश्चन ये भी बना है कि जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति, जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति और राजनीतिक योजना का फल है। जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति और राजनीतिक योजना का फल है। तो ऐसा कहना किसका है? G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये ने भी जाति पर काफ़ी अध्ययन किया है। तो ऐसा कहना है कि ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति और राजनीतिक योजना का फल है जाति प्रथा की उत्पत्ति। और एक बहुत ही चर्चित बहुत ज़्यादा चर्चित स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक दो बार बना है। और कुछ ऐसे यूनिक स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं आजकल एग्ज़ाम में कि जो हम ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे हमको आंसर देने में कठिनाई महसूस होती है। तो ये स्टेटमेंट देख लीजिए, एक दो बार क्वेश्चन बना है जाति से संबंधित। ये स्टेटमेंट है कि मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि यदि आप यह सोच रहे हैं कि आप जाति से सरलता से मुक्ति पालेंगे तो आप गंभीर त्रुटि कर रहे हैं। जाति एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है और यह समाप्त होने से पहले बहुत ही खून खराबा कराएगी। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये M.N. श्रीनिवास ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। और ये थोड़ा अलग, मतलब बहुत फेमस स्टेटमेंट नहीं है, तो क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 113, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा किसने दी है? मूल परिवार की अवधारणा तो मर्डॉक ने, जिमरमैन ने, वार्नर ने या जॉनसन ने? किसने दी है? हमारा आंसर होगा
जीपी मर्डॉक ने दिया है। मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट जीपी मर्डॉक का है। और ये जो है ये परिवार के कई प्रकार बताए हैं। ये परिवार के कई प्रकार बताए हैं जिन्हें विभिन्न आधारों पर बांटा जा सकता है। तो परिवार के कई प्रकार हैं जिन्हें विभिन्न आधारों पर बांटा जा सकता है। तो जैसा कि पहला जो आधार है वो निवास के आधार पर है। निवास के आधार पर, तो जो निवास के आधार पर होता है उसमें पहला आधार निवास के आधार पर, तो निवास के आधार पर कई वर्गीकरण किए गए हैं। परिवार के निवास के आधार पर कई वर्गीकरण किए गए हैं। तो जैसे मातृ स्थानिक, पितृ स्थानिक, नव स्थानिक, मातुल स्थानिक, तो इसका भी उल्लेख जीपी मर्डॉक ने किया है। क्वेश्चन बनता है कि मातृ स्थानिक, पितृ स्थानिक या नव स्थानिक, मातुल स्थानिक, ये परिवार का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये जीपी मर्डॉक ने किया है। और किस आधार पर है? तो ये निवास के आधार पर है। और दूसरा होता है वंश क्रम के आधार पर। वंश क्रम के आधार पर परिवार का वर्गीकरण होता है। तो वंश क्रम के आधार पर मातृवंशीय होता है और पितृवंशीय होता है। और तीसरा होता है प्रभुत्व के आधार पर। प्रभुत्व के आधार पर तो मातृसत्तात्मक होता है और पितृसत्तात्मक होता है। और विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण तो एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार होता है। और आकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण तो दाम्पत्य या मूल परिवार होता है और संयुक्त परिवार। तो जो ये आकार के आधार का वर्गीकरण है, आकार के आधार पर, तो इसको दाम्पत्य या मूल परिवार, जो यहाँ पर क्वेश्चन बना है मूल परिवार, इसे दाम्पत्य परिवार भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं हम। और संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली, और इसको जॉइंट फैमिली या कभी कभी कंपोजिट फैमिली भी कहा जाता है। तो ये मूल परिवार और संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट जीपी मर्डॉक का है। और मातृ स्थानिक, पितृ स्थानिक, नव स्थानिक, मातुल स्थानिक, ये भी जीपी मर्डॉक ने दिया है। और मातृ स्थानिक और पितृ स्थानिक ये वर्गीकरण एससी दुबे का भी है। मातृ स्थानिक और पितृ स्थानिक ये वर्गीकरण भी एससी दुबे का भी है। और जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं। जिमरमैन जो है ये परिवार का 3 प्रकार का वर्गीकरण बताते हैं। तो एक बताते हैं न्यासिता परिवार। न्यासिता परिवार यानी कि ट्रस्टीशिप फैमिली। और दूसरा बताते हैं अति लघु परिवार यानी कि ऑटोमेस्टिक फैमिली। और तीसरा बताते हैं घरेलू परिवार यानी कि डोमेस्टिक फैमिली। तो ये 3 वर्गीकरण जिमरमैन का है। और ये वार्नर परिवार के 2 भाग बताते हैं। एक प्रभव परिवार यानी कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, और दूसरा प्रजनन परिवार फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो ये भी क्वेश्चन बना है, कई बार बना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 114, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही उनकी दासी है, अपितु उनकी बहन है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की, ये पीजीटी 2021 में भी ये क्वेश्चन बना था। ये स्टेटमेंट बेस कई बार क्वेश्चन ये बना है, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो ये किसका है? लाइट और केलर, बी भूषण, अगस्त कॉम्ट या वांस बेकर। तो हमारा आंसर होगा वांस बेकर का। और कॉम्ट जी समाजशास्त्र की क्या परिभाषा देते हैं? तो ये समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहते हैं। और समाजशास्त्र को जुड़वा बहन कौन कहते हैं? तो वो क्रोवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, यह कौन मानता है कि व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन यह अपने आप में संस्कृति नहीं है? ये स्टेटमेंट किसका है कि व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन यह अपने आप में संस्कृति नहीं है? तो ऐसा कहना किसका है? जॉनसन का है, लिंटन का है या हर्शकोविट्ज का है? किसका है? तो हमारा आंसर है हैरी एम जॉनसन ने कहा है। राल्फ लिंटन को हम देख लेते हैं संस्कृति के बारे में। ये क्या कहते हैं? तो ये संस्कृति के 3 तत्व बताते हैं। ये 3 तत्व पे क्वेश्चन बना है और उसमें एक अलग दे दिया रहता है।
तो पूछ लेता है कि कौन सा नहीं है। तो ये राल्फ लिंटन महोदय जो हैं ये संस्कृति के 3 तत्व बताए हैं, एक सांस्कृतिक सार्वभौम, एक सांस्कृतिक विकल्प और तीसरा जो सांस्कृतिक विशिष्टात्मक, यानी कि पहला सांस्कृतिक सार्वभौम, दूसरा सांस्कृतिक विकल्प, तीसरा सांस्कृतिक विशिष्टताएं। तो ये 3 तत्व संस्कृति के ये राल्फ लिंटन बताते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है सामाजिक अन्वेषक, यानी कि सोशल इन्वेंटर। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये भी कॉन्सेप्ट इनका राल्फ लिंटन का है। और इन्होंने सामाजिक अन्वेषक या सोशल इन्वेंटर का कॉन्सेप्ट अपने किस पुस्तक में दिया है? तो इनकी एक पुस्तक है कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी बुक में, कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी। तो कभी कभी ये बुक से भी क्वेश्चन बना है कि ये बुक किसका है, तो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी ये राल्फ लिंटन का है। और हर्शकोविट्ज़ ने कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं? तो हर्शकोविट्ज़ ने अंतः संस्कृति की अवधारणा दी है, अंतः संस्कृति की अवधारणा दी है। और ये जो है हर्शकोविट्ज़ जो है 15 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करते हैं। कितने सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करते हैं? सांस्कृतिक क्षेत्र की ये 15 सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात करते हैं हर्शकोविट्ज़, 15 सांस्कृतिक क्षेत्र। और 9 सांस्कृतिक क्षेत्र की कौन बात करते हैं? 9 क्षेत्र की बात कौन करते हैं? तो बिस्लर महोदय करते हैं। बिस्लर 9 सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात क्लार्क बिस्लर 9 क्षेत्रों की बात करते हैं। और किम्बाल यंग कितने सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करते हैं? तो किम्बाल यंग जो है वो 13 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करते हैं। और टायलर ने सांस्कृतिक अवशेष का कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने सांस्कृतिक अवशेष की अवधारणा टायलर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 116, किसने कहा है कि संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं? तो ये संघर्ष से संबंधित किसकी परिभाषा है कि किसने कहा है कि संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं? तो ऐसा कहना किसका है? कोहेन का है, कार्ल मार्क्स का है, कोजर का है या डार्विन का है? तो ये जो है ये कोहेन का कहना है कि संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं। और कार्ल मार्क्स को देख लेते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स जो हैं ये संघर्ष सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बना है कि संघर्ष सिद्धांत के जनक कौन है, तो वो कार्ल मार्क्स हैं। और इनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जिस पे क्वेश्चन बना है कि अभी तक के सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो ये बहुत चर्चित स्टेटमेंट है और ये कार्ल मार्क्स का है। और कोजर जो हैं ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इनके विचारों में प्रकारवाद एवं संघर्ष दोनों सिद्धांतों के तत्व मौजूद हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि कौन संघर्ष के प्रकारवादी सिद्धांतकार माने जाते हैं, तो ये कोजर माने जाते हैं। और एक विद्वान और है जॉर्ज सिमेल। तो सर्वप्रथम जॉर्ज सिमेल ने संघर्ष का प्रकारवादी दृष्टिकोण दिया था, उसके बाद कोजर ने अपना ये दृष्टिकोण दिया था। तो कोजर ने संघर्ष को प्रकारवादी से जोड़कर इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी इनकी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में ये कोजर बताते हैं कि उसमें ये डेहरनडार्फ एवं पार्सन्स की काफ़ी आलोचना करते हैं। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में ये कोजर जो हैं ये रॉल्फ डेहरनडार्फ एवं पार्सन्स के सिद्धांत की काफ़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि डेहरनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत मात्र विघटनकारी मानते हैं। डेहरनडार्फ संघर्ष को मात्र विघटनकारी मानते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? तो कोजर कहते हैं। और पार्सन्स के बारे में कोजर क्या कहते हैं कि पार्सन्स जो हैं वो समाज में मात्र संतुलन की ही बात करते हैं। तो इन दोनों बातों का ये आलोचना अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में करते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि कोजर किसकी आलोचना करते हैं संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत, तो डेहरनडार्फ एवं पार्सन्स कहते हैं कि डेहरनडार्फ केवल संघर्ष को विघटनकारी मानते हैं और पार्सन्स जो हैं वो समाज में मात्र संतुलन की ही बात करते हैं। तो ऐसा कोजर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 117, यह किसने कहा है कि हम एक गिलास को उसके बदले बिना शराब, पानी या शक्कर से भर सकते हैं, परंतु मैं ऐसी सामाजिक संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी ना बदले। तो ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी, जो कि कहीं बुकों में आपको दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट अभी तक बुक में कहीं मिला भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे कुछ यूनिक स्टेटमेंट आ जाते हैं, इसलिए हमने एम.एन. श्रीनिवास का वो जाति से संबंधित स्टेटमेंट बताया कि आप लोग याद कर लीजिए। ऐसे ऐसे भी यूनिक स्टेटमेंट बन जाते हैं क्वेश्चन में। तो ये सोरोकिन का है, मैक्स वेबर का है, वानविच का है या वीरकांत का है? तो ये जो है ये सोरोकिन ने, ऐसा स्टेटमेंट सोरोकिन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 118, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की संस्था है। तो ये ऐसा कहना किसका, यह स्टेटमेंट किसका है? वेस्टरमार्क का है, कपाडिया का है, पी.एन. प्रभु का है या बोगार्ट्स का है? तो ये स्टेटमेंट बोगार्ट्स का है कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली संस्था है। और ये वेस्टरमार्क से एक क्वेश्चन बना था, के.एम. कपाडिया से एक क्वेश्चन बना था पीजीटी 2021 में। ये क्वेश्चन बना कि किसने कहा कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। ये पीजीटी 2000 बिहार जो एग्ज़ाम हुआ था जो 2021 का, तो उसमें ये स्टेटमेंट पूछा था कि किसने कहा कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड था क्योंकि के.एम. कपाडिया और पी.एन. प्रभु से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि ए.के. तिवारी जी की जो बुक है उसमें पी.एन. प्रभु और के.एम. कपाडिया दोनों का ही नाम लिखा गया है इस स्टेटमेंट के आगे कि किसने कहा कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। तो पी.एन. प्रभु का नाम भी लिखा है और के.एम. कपाडिया का नाम भी लिखा है। तो बहुत लोगों ने पी.एन. प्रभु को लगाया था और काफ़ी आपत्ति भी इस पर की गई थी, लेकिन फाइनल आंसर आयोग ने के.एम. कपाडिया को ही माना। और पी.एन. प्रभु और के.एम. कपाडिया का एक फिर मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट रहता है कहीं कहीं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, हिंदू विवाह एक संस्कार है। तो ये जो है कहीं कहीं कपाडिया का माना जाता है और कहीं कहीं पी.एन. प्रभु का माना जाता है। और हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है के.एम. कपाडिया और पी.एन. प्रभु में। तो के.एम. कपाडिया का अभी हाल में ही एक क्वेश्चन बना था एमपी सेट 2023 में। अभी 2023 में एमपी सेट का एक स्टेटमेंट के.एम. कपाडिया का क्वेश्चन बेस्ड बना था कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको पवित्र माना गया है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है। तो यहाँ एक लाइन ऊपर की जो लाइन है, हिंदू विवाह एक संस्कार है और हिंदू विवाह एक संस्कार है, ये स्टेटमेंट जो है ये ए.के. तिवारी की बुक में पी.एन. प्रभु को माना गया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, तो ये पी.एन. प्रभु का माना गया है। और हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये के.एम. कपाडिया का माना गया है। और अधिकतर हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, के.एम. कपाडिया ही सही होते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट जो एमपी सेट में बना था, एमपी सेट 2023 में, तो इसमें ऊपर की लाइन में है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको पवित्र माना गया है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है। तो अगर ये पूरा डिफिनेशन आता है तो ये के.एम. कपाडिया को ही आप लोग लगाइएगा क्योंकि आयोग ने इन्हीं को सही माना है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सा अंतर गलत है? संस्कृति बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है परंतु सभ्यता नहीं। सभ्यता आसानी से हस्तांतरित हो सकती है, संस्कृति नहीं। सभ्यता में निरंतर प्रगति होती रहे, संस्कृति में नहीं।
सभ्यता का ठोस माप संभव है, संस्कृति का नहीं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो संस्कृति बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है परंतु सभ्यता नहीं। ये स्टेटमेंट जो है, ये अंतर जो है ये गलत है। सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले में सर्वप्रथम व्यक्ति अल्फ्रेड वेबर को माना जाता है। कहीं कहीं पर मैकाइवर पेज को माना जाता है, लेकिन जेपी सिंह की बुक में सीधे दिया गया है कि सर्वप्रथम सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट करने का कार्य अल्फ्रेड वेबर ने किया है। उसके बाद में जो है विस्तृत रूप से मैकाइवर एवं पेज ने विस्तार पूर्वक से समझाने का प्रयास किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में भी कि सभ्यता और संस्कृति में सर्वप्रथम अंतर किसने स्पष्ट किया, तो अल्फ्रेड वेबर और मैकाइवर पेज में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेबर ने दिया है, अंतर स्पष्ट किया है, लेकिन उसको विस्तार पूर्वक से समझाने का प्रयास मैकाइवर पेज ने किया है। तो इस संदर्भ में मैकाइवर पेज जो है एक परिभाषा देते हैं और ये परिभाषा क्वेश्चन के फॉर्म में बना है कि क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या परिभाषा देते हैं सभ्यता से संबंधित, कि सभ्यता को परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि सभ्यता से हमारा तात्पर्य उस संपूर्ण क्रिया विधि या संगठन से है जिसे मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्मित किया है, और यह सिर्फ सामाजिक संगठन की व्यवस्थाओं को ही शामिल नहीं करता बल्कि हमारे प्रविधियों एवं भौतिक उपकरणों को भी शामिल करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये मैकाइवर पेज देते हैं, और मैकाइवर पेज सभ्यता और संस्कृति के बीच 4 स्तरों पर तुलनात्मक ढंग से अंतर बताने का प्रयास करते हैं। मैकाइवर पेज जो हैं सभ्यता और संस्कृति के बीच 4 स्तरों पर तुलनात्मक ढंग से अंतर बताते हैं। तो कौन कौन से अंतर बताते हैं ये बताते हैं, पहला कि सभ्यता का माप संभव है, संस्कृति का नहीं। और दूसरा अंतर बताते हैं कि सभ्यता में प्रगति होती है, संस्कृति में नहीं होती है। और तीसरा अंतर बताते हैं कि सभ्यता आसानी से हस्तांतरित होती है, संस्कृति नहीं होती है। और चौथा अंतर बताते हैं कि सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है पर संस्कृति नहीं। तो ये जो है ये जो गलत इसलिए है क्योंकि ये उल्टा दे दिया गया है। संस्कृति जो है वो सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जाती है, सभ्यता जो है वो बिना परिवर्तन के ग्रहण की जाती है। कि जैसे जो चीज़ कहीं बनता है, किसी चीज़ का कोई आविष्कार होता है, जैसे हवाई जहाज़ बना, बस बना, या कोई सामान इंजन बना, कुछ भी बना, तो जैसा जो बनता है वैसे ही तो दूसरे देश से हम लोग मंगा लेते हैं, सीधे मंगा लेते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। तो जो सामान होता है, जो उपकरण होता है वो नहीं बदलता है, उसको किसी भी देश से हम लोग मंगा के वैसे ही उसको यूज करते हैं। लेकिन जो संस्कृति होती है वो बिना परिवर्तन के ग्रहण नहीं की जा सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि विदेशी कल्चर आए और जो विदेशी कल्चर हो वो जैसे का तैसे हम लोग उसको ग्रहण कर ले। उसमें कुछ चीज़ें हम लोग ग्रहण कर देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं फॉलो करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी देश की कल्चर या किसी जगह की कल्चर को हम बिना परिवर्तन के ग्रहण करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन सभ्यता जो होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये अंतर गलत है। सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है लेकिन संस्कृति नहीं ग्रहण की जाती, ऐसा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। तो कार्ल मार्क्स का है, मैकाइवर पेज का है, वेबर का है, या एच.एम. जॉनसन का है? तो ये स्टेटमेंट मैकाइवर पेज का है। समाज जो है सोसाइटी समाज शास्त्र की प्राथमिक एवं मौलिक अवधारणा है। समाज जो है वो समाज शास्त्र विषय की
प्राथमिक एवं मौलिक अवधारणा है। और समाज जो है ये मनुष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बिना समाज के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो समाज के बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए अरस्तु महोदय कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये स्टेटमेंट भी कई बार क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो अरस्तु का है। तो मैकाइवर पेज जो है ये अपनी पुस्तक में, इनकी पुस्तक है सोसाइटी, इनकी पुस्तक है सोसाइटी मैकाइवर पेज की। तो उसमें ये कहते हैं कि समाज को हम केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं कर सकते। सोसाइटी में कहते हैं ये कि समाज को हम केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं कर सकते, अनेक प्रकार के पशु समाज भी विद्यमान हैं। चींटी और मधुमक्खी जैसे कीड़े में भी सामाजिक संगठन है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। ये कहते हैं कि केवल मनुष्यों तक ही समाज सीमित नहीं है, पशु पक्षी जानवरों, चींटी मधुमक्खी कीड़े मकोड़ों में भी सामाजिक संगठन पाया जाता है। इसलिए जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। तो ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे है, उसमें से एक लाइन उठा के ये लास्ट वाली लाइन दे के क्वेश्चन बना दिया गया है। और ये मैक्स वेबर जो हैं ये दो प्रकार के समाज बताते हैं। एक बताते हैं परंपरागत समाज और दूसरा बताते हैं तार्किक समाज। परंपरागत समाज बताते हैं और दूसरा बताते हैं तार्किक समाज। और हैरी एम जॉनसन ये जो है ये समाज के 4 तत्व बताए हैं। अभी इनसे जॉनसन से एक क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट में मिला था, इसके पिछली वाली वीडियो में, उसमें दिया था कि समाज के 4 तत्व निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, विस्तृत संस्कृति और उसमें चौथा कौन सा है? तो वो ऑप्शन में से बताना था। तो ये जो हैरी एम जॉनसन हैं ये समाज के 4 तत्व बताए हैं। निश्चित क्षेत्र बताए हैं, प्रजनन बताए हैं, विस्तृत संस्कृति बताए हैं और स्वतंत्रता बताए हैं। तो ऐसे इसमें से एक हटा दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें चौथा कौन सा है या तीसरा कौन सा है। तो इसको याद कर लीजिए कि जॉनसन जो है समाज के 4 तत्व बताए हैं, निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, विस्तृत संस्कृति और स्वतंत्रता। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 121, समाज दर्पण स्व का सामाजिकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समाज दर्पण स्व का सामाजिकरण का सिद्धांत या लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसका है? तो ये जो है C.H. कूले का है, इमाइल दुर्खीम का है या हर्बर्ट मीड का है या जेन पियाजे का है? तो ये किसका है? C.H. कूले का है। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसका है? C.H. कूले का है। अमेरिकन समाजशास्त्री कूले जो हैं ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और इनकी एक पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। तो उसमें इन्होंने अपना सामाजिकरण संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन पूछ ले कि C.H. कूले ने अपने सामाजिकरण का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में इन्होंने सामाजिकरण संबंधी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और इनका सिद्धांत लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या कहते हैं कूले कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता। कहते हैं कि जब बच्चा समाज के संपर्क में आता है तभी उसके सेल्फ का विकास होता है और समाज जो है व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। समाज के लोग व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। तो जैसे परिवार के लोग होते हैं या मित्र होते हैं या अन्य कोई व्यक्ति होते हैं और किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, आकर्षक है या गंदा है या मूर्ख है या लड़ाकू है, तो वह व्यक्ति अपने बारे में वैसा ही सोचने लगता है। इस प्रकार अपने बारे में दूसरे की प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति के स्व का निर्माण होता है। जब समाज के लोग उस व्यक्ति के बारे में क्या रिएक्ट करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, कैसा उसके प्रति धारणा रखते हैं, तो जब वह व्यक्ति जानता है कि समाज के लोग कैसी कैसी धारणाएं मेरे प्रति रख रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसके व्यक्ति के सेल्फ का निर्माण होता है। और इसी ही जो है C.H. कूले आत्मदर्पण का सिद्धांत कहते हैं।
और मीड को देख लेते हैं कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में मीड कहते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, या क्या कहते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है, जिसमें दिमाग और स्व होता है। जो व्यक्ति होता है उसमें दिमाग और स्व यानी कि माइंड होता है और सेल्फ होता है, दिमाग और स्व होता है। और स्व जो है मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है। जो व्यक्ति का सेल्फ होता है वह मौलिक रूप से कौन सी संरचना है, तो वह सामाजिक संरचना है, और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। जो व्यक्ति का सेल्फ होता है वो सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। तो ऐसा कहते हैं, मीड कहते हैं। और कहते हैं क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वह एक जैविकीय व्यक्ति होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह एक जैविकीय व्यक्ति रहता है और जिसमें बुद्धि का अभाव होता है, उसमें बुद्धि नहीं होता है, पर धीरे धीरे वह परिवार व अन्य लोगों के संपर्क से ही वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो ऐसा जॉर्ज हर्बर्ट मीड के सामाजिकरण का सिद्धांत है। और इमानुएल दुर्खिम सामाजिकरण के संबंधित क्या सिद्धांत देते हैं, तो इमानुएल दुर्खिम, इन्होंने सामाजिकरण का सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में दिया। क्वेश्चन बन जाए कि सामाजिकरण का सिद्धांत इमानुएल दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में दिया है, तो सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में दिया है। और इन्होंने अपने सामाजिकरण संबंधी विचार को सामूहिक प्रतिनिधित्व यानी कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन और सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के आधार पर स्पष्ट किया। क्वेश्चन पूछ ले कि इमानुएल दुर्खिम ने अपने सामाजिकरण संबंधी विचार को किन दो आधारों पर या किन आधारों पर दिया है, स्पष्ट किया है, तो सामूहिक प्रतिनिधित्व यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन और दूसरा सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के आधार पर सामाजिकरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। और जीन पियाजे का सिद्धांत सामाजिकरण से संबंधित, इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने आजीवन बच्चे के विकास से जुड़े अध्ययनों में अपना समय लगाया। ये अपना पूरा जीवन जो है ये बच्चों का कैसे विकास होता है स्टेप बाय स्टेप, तो उससे ये जुड़े रहे और उसके अध्ययन में अपना पूरा समय इन्होंने व्यतीत कर दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने ही बच्चों का अध्ययन किया था, जैसे जैसे वो बड़े हुए और अपने बच्चों का इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये सामाजिकरण के 4 स्तर बताते हैं, 4 स्तर सामाजिकरण के ये 4 स्तर बताते हैं। जीन पियाजे जो हैं ये 4 स्तर बताते हैं। पहला बताते हैं संवेदी चालक स्तर, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। तो संवेदी चालक स्तर जो होता है वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और दूसरा बताते हैं पूर्व परिचालन स्तर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व परिचालन स्तर या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। और इस अवस्था को पियाजे अहम केंद्रित स्तर कहते हैं, यानी कि ईगोसेंट्रिक स्टेज कहते हैं। किस अवस्था को, तो पूर्व परिचालन स्तर को। इस पे क्वेश्चन बना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज पर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है। ऐसे क्वेश्चन बना है कि पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है, तो आंसर होगा आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक होता है। तो ये क्वेश्चन बना है। और तीसरी अवस्था ये बताते हैं साकार परिचालन स्तर, साकार परिचालन स्तर जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं। इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं, हिंदी में साकार परिचालन स्तर कहते हैं। तो ये तीसरा स्तर बताते हैं। और ये तीसरा स्तर जो है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था तक चलता है। और चौथी अवस्था और लास्ट अवस्था ये बताते हैं अंतःस्राव परिचालन स्तर। तो हिंदी में अंतःस्राव परिचालन स्तर या और भी बदल सकता है, लेकिन इंग्लिश में हार्मोनल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो यह जो है यह चौथा स्टेज जो है यह नवयुवकों का स्तर कहा जाता है। इसको इन्होंने नवयुवकों का स्तर कहा है पियाजे ने। और इनसे एक क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि दबाव और सहयोग का सिद्धांत किसका है। तो ये सिद्धांत दबाव और सहयोग का सिद्धांत जीन पियाजे का है। और अभी तक ये 2 क्वेश्चन बने हैं।
बाय द वे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कितने स्तर इन्होंने बताए हैं, और संवेदी चालक या सेंसरी मोटर स्टेज कितने वर्ष तक चलता है, तो 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक, और कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड तो 7 से 11 तक। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी तक तो 2 क्वेश्चन बने हैं कि दबाव और सहयोग का सिद्धांत किसका है, तो ये जीन पियाजे का है। और पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है, तो अहम केंद्रित होता है, यानी कि ईगोसेंट्रिक होता है। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।